डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक, वनस्पति विज्ञान विभाग, मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा से हम बात करेंगे बीएससी भाग तृतीय के फर्स्ट पेपर पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की पहली यूनिट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की पहली यूनिट के बारे में। अभी तक हमने इकोलॉजी की डेफिनेशन, इकोलॉजी के फैक्टर्स और उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम जिस शब्द का निर्माण ओइकोस, उसका अर्थ है इको, जिसका अर्थ है एनवायरनमेंट या पर्यावरण, तथा सिस्टम यानी कि तंत्र। इकोसिस्टम एक ऐसा पर्यावरणीय तंत्र जिसको हम आगे अलग अलग प्रकार से परिभाषित करेंगे, डिफाइन करेंगे। इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले उपयोग टेंसले के द्वारा 1935 में किया गया। अतः इसे टेंसले जो वैज्ञानिक थे, उन्हें इस शब्द का रचयिता या फाउंडर ऑफ दिस वर्ड माना जाता है। इकोसिस्टम के समानांतर बहुत से शब्द जिनको अलग अलग समय पर उपयोग में लिया गया, लेकिन जैसे कुछ शब्द थे होलोसीन जो फ्रेडरिक्स ने उपयोग में लिया, बायोसिस्टम थिनमैन ने उपयोग में लिया, या बायोअर्ट बॉडी, बायो इनर्ट बॉडी, यह वर्डनास्की नामक वैज्ञानिक ने उपयोग में लिया। इकोज्म ये डॉक्टर मिश्रा ने उपयोग में लिया। लेकिन इकोसिस्टम शब्द को अधिक मान्यता प्राप्त हुई, यह अधिक प्रचलन में आया। टेंसले नामक वैज्ञानिक ने 1935 में इकोसिस्टम को परिभाषित किया। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि वातावरण के जैविक व अजैविक कारक एक दूसरे के साथ एकीकरण में एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। बाय इंटीग्रेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड। यह परिभाषा दी गई टेंसले के द्वारा 1935 में। धीरे धीरे विज्ञान ने प्रगति की, हमारे सामने और बहुत से फैक्टर्स, बहुत से प्रकार, बहुत से कारक आए, जिनके आधार पर इकोसिस्टम की परिभाषा में कुछ परिवर्तन आया। ईपी ओडम नामक वैज्ञानिक जो इकोलॉजी में बहुत मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक हैं, उन्होंने 1971 में 1971 में एक परिभाषा दी। उनके अनुसार एक इकाई विशिष्ट के जीव अपने भौतिक वातावरण से अन्योन्य क्रिया कर ऊर्जा प्रवाह, जैव विविधता एवं पादपों का चक्रण कर रहे हों, ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र को इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। लिविंग बींग्स ऑफ ए पर्टिकुलर यूनिट इंटरेक्टिंग विद फिजिकल एनवायरनमेंट, कंट्रोलिंग एनर्जी फ्लो, बायोडाइवर्सिटी एंड साइक्लिंग ऑफ मटेरियल फॉर्म्स इकोसिस्टम। इस परिभाषा को यदि हम विस्तृत रूप में देखते हैं, इस परिभाषा के अनुसार किसी एक ऐसे क्षेत्र में जो कि जियोग्राफिकल बाउंड्री से घिरा हुआ है, यानी कि ऐसा एक भौगोलिक सीमाओं से बंधा हुआ क्षेत्र जिसमें पाए जाने वाले जीव अपने भौतिक वातावरण से तात्पर्य प्रकाश, वायु, मृदा, जल या इनसे जुड़े कारक, भौतिक वातावरण से अन्योन्य क्रिया कर, अन्योन्य क्रिया का अर्थ है आदान प्रदान की क्रिया, वे इस भौतिक वातावरण जो जैविक कारक हैं, वे इस भौतिक वातावरण से कुछ प्राप्त करते हैं तथा बदले में इनको कुछ देते हैं। इस प्रकार की जो क्रिया है, इंटरएक्शन की जो क्रिया है, जो आपस में लेन देन की जो क्रिया है, उसे हम अन्योन्य क्रिया कहते हैं। इस प्रकार की क्रिया कर ऊर्जा प्रवाह, हमें पता है, हम आगे के चैप्टर्स में ये पढ़ेंगे, फ्लो ऑफ एनर्जी। सूर्य एक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जो कि अपनी प्रकाश ऊर्जा को पृथ्वी पर जो आती है उसे पादप
रासायनिक ऊर्जा में फोटोसिंथेसिस के द्वारा परिवर्तित कर देते हैं। वह रासायनिक ऊर्जा जो संचित हो चुकी है वह इकोसिस्टम के अलग अलग लेवल्स में, अलग अलग स्तरों में गति करती है, एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है और इस प्रकार से एनर्जी का फ्लो बना रहता है। इस गति के कारण विभिन्न प्रकार के जीव विकसित होते हैं और उस क्षेत्र की जैव विविधता का निर्माण करते हैं, बायोडाइवर्सिटी का निर्माण करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में विभिन्न पदार्थों को अवशोषित किया जाता है और छोड़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है और श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया जाता है। वह कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में काम में ली जाती है, जिसके द्वारा कार्बन को कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज किया जाता है। इस प्रकार से पदार्थों का चक्रण एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान तथा पुनः प्रकृति में विलीन हो जाना, इस प्रकार की क्रिया चक्र के रूप में गति करती है। इसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ईपीओडम के द्वारा यह परिभाषा बहुत विस्तृत रूप में दी गई। इसके पश्चात हमारे पास में आता है इकोसिस्टम के करैक्टर, अभिलक्षण। इकोसिस्टम में क्या क्या करैक्टर होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। पहला करैक्टर है दीर्घ संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, मेजर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इस लक्षण के अनुसार इकोसिस्टम एक इस प्रकार की यूनिट है जिसमें बहुत सी स्ट्रक्चरल संरचनात्मक चीज़ें हैं और यह सब चीज़ें फंक्शनल भी हैं, अर्थात यह सब चीज़ें अपने चारों ओर के वातावरण में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाती हैं। इन दोनों को मिलाकर के इकोसिस्टम का निर्माण होता है। सेकंड हमारे पास में इसका करैक्टर आता है, इसका लक्षण आता है फंक्शन इज फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल साइक्लिंग। कार्य ऊर्जा, प्रवाह व पदार्थों का परिसंचरण। इसके अनुसार इकोसिस्टम का मुख्य लक्षण यह है कि एक स्तर से दूसरे स्तर में, एक लेवल से दूसरे लेवल में ऊर्जा का प्रवाह हो। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर्स, इस प्रकार के उत्पादक और इस प्रकार के स्तर पाए जाते हैं। उत्पादक जो स्तर है, प्रोड्यूसर जो स्तर है, वह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। उसके पश्चात हर्बीवोरस जो शाकभक्षी जीव हैं वो उस ऊर्जा का स्थानांतरण प्रथम स्तर से दूसरे स्तर में कर रहे हैं, फिर दूसरे से तीसरे, चौथे और इस प्रकार से ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में चलती रहती है। इसे ऊर्जा प्रवाह कहा गया है। इकोसिस्टम ऊर्जा प्रवाह का एक जीता जागता उदाहरण है। दूसरा इसके अंदर पदार्थों का परिसंचरण। इसी प्रकार से हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाया, कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया गया, ऑक्सीजन का निर्माण किया गया। एक स्तर से दूसरे स्तर में यह स्थानांतरित होती रहती है। तो यह एक चलता हुआ सिस्टम है जिसमें ये दो चीज़ें होनी आवश्यक है। तीसरा करैक्टर है संरचना पर आवश्यक अपेक्षित ऊर्जा निर्भर करती है। रिलेटिव रिक्वायर्ड एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर। इसका अर्थ है इकोसिस्टम जितना बड़ा होगा, जितना विस्तृत होगा, उतनी आवश्यक ऊर्जा होगी। ऊर्जा का डिपेंडेंसी, ऊर्जा की निर्भरता उसके आकार आकृति पर पड़ती है और इसके कारण इकोसिस्टम जो है वो वृद्धि करता है, विकास करता है। चौथा करैक्टर है सीमित ऊर्जा स्थिरीकरण, लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्सेशन। एक स्तर से दूसरे स्तर पर जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो वैज्ञानिकों के अनुसार सिर्फ 10% ऊर्जा संचित की जाती है। 90% ऊर्जा उस स्तर में विभिन्न कार्यों के हेतु चलना फिरना, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ इत्यादि इत्यादि अन्योन्य कार्यों में उपयोग में ले ली जाती है। अतः सीमित ऊर्जा ही स्थिरीकरण में काम में आती है, फिक्सेशन किया जाता है। अधिकांश ऊर्जा उस इकोसिस्टम के विकास के लिए काम में ले ली जाती है।
पांचवा है जीवों का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ लिविंग बींग्स। इस नियम के अनुसार, इस लक्षण के अनुसार किसी भी इकोसिस्टम में लगातार पर्यावरण, उसके वातावरण में परिवर्तन होते रहते हैं और उन परिवर्तनों के अनुकूल यदि जीव अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, समायोजित कर लेता है, तो वह जीवित रहता है। अन्यथा वह उस इकोसिस्टम से बाहर निकल जाता है, यानी कि मृत हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि परिवर्तन एक नियम है और उस परिवर्तन के अनुसार उस जीव को अपने आप में समायोजन करना होगा, एडजस्टमेंट करना होगा, जिसके कारण वह सर्वाइव कर सके। छठा हमारे पास में करेक्टर है इसका, कैपेबल ऑफ सेल्फ मेंटेनेंस एंड सेल्फ रेगुलेशन, स्व अनुरक्षण व स्व नियमन में सक्षम। यह एक सबसे बड़ा करेक्टर है। इसके अनुसार इकोसिस्टम एक इस प्रकार का तंत्र है जो स्वयं का अनुरक्षण, स्वयं की मेंटेनेंस करता है, खुद अपने आप को मेंटेन करता है। जीवित रहने के लिए जो सभी चीज़ें आवश्यक हैं वो सभी चीज़ों का नियमन इस तंत्र के द्वारा किया जाता है और उस नियमन के साथ साथ अनुरक्षण किया जाता है। यह दोनों प्रक्रियाएं अगर नहीं होंगी तो इकोसिस्टम जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वह कोलैप्स हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इकोसिस्टम के सर्वाइवल के लिए सेल्फ मेंटेनेंस और सेल्फ रेगुलेशन होना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद हम बात करते हैं इकोसिस्टम के प्रकार। पूरे पृथ्वी पर जितने इकोसिस्टम हैं वो सब मिलकर के एक स्फीयर का निर्माण करते हैं, एक मंडल का निर्माण करते हैं, जिसे बायोस्फीयर कहते हैं, जीव मंडल कहते हैं। यह जीव मंडल विभिन्न छोटे छोटे इकोसिस्टम से मिलकर के बना होता है। इन इकोसिस्टम्स को हम दो प्रकारों में मुख्यतः विभेदित कर सकते हैं। नंबर एक, नेचुरल इकोसिस्टम या प्राकृतिक इकोसिस्टम जो नेचर के द्वारा बनाए गए हैं। इन्हें फिर दो प्रकारों में विभेदित किया जा सकता है। एक स्थलीय टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जिसका एग्जाम्पल हमारे पास में फॉरेस्ट, जंगल का इकोसिस्टम, या ग्रासलैंड, घास क्षेत्र का इकोसिस्टम, या डेजर्ट, मरुस्थलीय इकोसिस्टम। और दूसरा है जलीय इकोसिस्टम। इसे पुनः दो प्रकारों में विभेदित किया जा सकता है, अलवणीय जल और लवणीय जल। अलवणीय जल वे जल हैं जहाँ पर लवण की मात्रा कम है, जल को हम फ्रेश वाटर कहते हैं, जैसे नदी, तालाब इत्यादि इत्यादि, पोखर इत्यादि इत्यादि। और लवणीय जल का एग्जाम्पल हमारे पास में समुद्र है। इन दोनों में पाए जाने वाले इकोसिस्टम अलग अलग प्रकार से फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मैरीन वाटर इकोसिस्टम कहलाते हैं। दूसरा आता है हमारे पास में आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या कृत्रिम इकोसिस्टम। इसे हम मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम भी कहते हैं, मानव निर्मित इकोसिस्टम भी कहते हैं, जैसे क्रॉप फील्ड इकोसिस्टम, जैसे खेत के अंदर बनाया गया इकोसिस्टम, या एक्वेरियम इकोसिस्टम, मछली पालन घर में बनाया गया इकोसिस्टम। इस प्रकार के इकोसिस्टम में आता है जहाँ पर सभी कंडीशंस को, फैक्टर्स को, जहाँ सभी कारकों को मानव के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और बनाया जाता है। शेष अगले लेक्चर में।